हेलो एवरीवन, माय नेम इज पराग दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के बारे में जो कि आरपीएससी एसओ में एक टॉपिक है। स्पेशल फंक्शन जिसके अंदर हम बेसिकली तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड है हमारे पास लीजेंड्रे पॉलिनोमियल या लीजेंड्रे फंक्शन। और थर्ड है हमारे पास बेसल फंक्शन। तो इस स्पेशल फंक्शन टॉपिक को कवर अप करने के लिए हमें तीन चीजों के बारे में बात करनी है। फर्स्ट इज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड इज लीजेंड्रे फंक्शन, थर्ड इज बेसिल फंक्शन। जहां पे हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तीनों के रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे एंड बेसिक से सारी चीजें लेके चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और हमारी 100% एक्यूरेसी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि स्पेशल फंक्शन क्या होता है, तो जैसे कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि जैसे कोई भी एक रिलेशन होता है किसी भी फंक्शन वाई और उसके डेरिवेटिव और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो भी एक रिलेशन होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जैसे वाई डबल डैश प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं विच इज सी वन कॉस एक्स प्लस में सी टू साइन एक्स। ठीक है। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एनालिटिकल मेथड नहीं होता किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ऐसे फंक्शंस जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बने वो स्पेशल फंक्शन होते हैं। इनको हम सीरीज सॉल्यूशन की मदद से या फिर पावर सीरीज मेथड की मदद से ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पावर सीरीज की हेल्प से। तो बेसिकली स्पेशल फंक्शन का मतलब ये होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका हम सॉल्यूशन एनालिटिकल मेथड्स में फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो कुछ ऐसी स्पेशल होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन जो बनते हैं वो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लेजेंड्रे फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें दो से तीन चीजें जो बेसिक हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में थ्रू आउट उन चीजों का यूज होने वाला है। जैसे एक चीज है ए गामा फंक्शन और एक है बीटा फंक्शन, पर एक है हमारे पास ओकेमर सिंबल। ओकेमर सिंबल, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, तब हम कहीं जाके हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि गामा फंक्शन की, कि गामा फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें ज्यादा चीजें आपको समझने की जरूरत तो है। बट आरपीएससी जिस लेवल पे एग्जाम कराता है या जिस हिसाब से एग्जाम कराता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा कि आप लॉजिक्स में घुस के उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें। अगर आप 5 मिनट लगा के एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आपको शाबाशी नहीं देगा, क्योंकि इससे बेहतर तो उस क्वेश्चन को छोड़ना था। ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि चीजें आप रिकॉल कर पाए बहुत जल्दी। तो जो गामा फंक्शन है इसे हम डिफाइन करते हैं गामा ऑफ एन। सपोज करिए किसी एन के लिए हमें गामा ऑफ एन निकालना है, एंड इट इज जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहां पे हम लेके चलते हैं कि हमारा एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो ये गामा फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि गामा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है। अब इस गामा फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि गामा ऑफ एन जो होता है उसको हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब फैक्टोरियल वैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि फैक्टोरियल एन का मतलब होता है
n इंटू n-1 इंटू n-2 मीन्स इस सारी चीजों का प्रोडक्ट होते हुए जाना एंड 3 2 and 1। तो अगर आपसे कोई कहे कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, देन इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 का फैक्टोरियल हो गया। तो अगर हम गामा ऑफ n की बात करें, जिसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दैट इट इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कि गामा ऑफ n+1 को हम n ऑफ गामा n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखना चाहें कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गामा ऑफ n-1। ओके। हाँ। और इसके अलावा गामा ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पर। ये बेसिक सी चीजें आपको गामा फंक्शन के बारे में याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम गामा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। सेकंड की गामा फंक्शन को हम n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं गामा n को, और गामा n+1 को हम लिख सकते हैं n ऑफ गामा ऑफ n। या फिर आप चाहे तो इसको n+1 की फॉर्म में याद रख लें, चाहे आप n की फॉर्म में याद रख लें, जो भी होगा, चाहे दोनों में हो, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें चाहे ऐसे, एक टर्म माइनस में जाते हैं, एक टर्म पीछे जा रहे हो। ठीक है। इस हिसाब से हम गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और गामा ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट। दूसरा फंक्शन आता है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि बी ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। बेसिकली यहाँ जो m है वो x की पावर के साथ माइनस में क्या होता है, और ये n-1 यहाँ 1 माइनस x की पावर होता है। ठीक है। अब एक चीज होती है कि ये जो बीटा एम एन है ना हमारे पास, इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे कि गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। ठीक है। तो ये तो एक तो हिसाब से हो गया कि बीटा एम एन का जनरल फॉर्मूला क्या है। और अगर हमें बीटा एम एन को गामा फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो ये बेसिकली ये दो चीजें तो हमें जाननी ही चाहिए, क्योंकि हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को नहीं कर पाएंगे इनके बिना। अब तीसरी चीज आती है, वो है पोकेमर सिंबल। ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या है ये पोकेमर सिंबल। पोकेमर सिंबल, इसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे, अल्फा सब एन इज इक्वल टू अल्फा अल्फा+1 अल्फा+2 डॉट 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 डॉट, ऐसे आगे चलता जाएगा, अल्फा+n-1। ठीक है। अब अल्फा सब एन में अगर हम बात करें तो कितनी टर्म्स हैं, एक अल्फा+1 एक अल्फा+2 डॉट 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 अल्फा+n-1, मतलब टोटल n टर्म्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए कि जो हम फैक्टोरियल n की बात करते थे, फैक्टोरियल n में जस्ट इससे उल्टा होता था कि टर्म्स घटती हुई जाती थी और 1 तक पहुंच रही थी। और अगर हम यहाँ पे अल्फा ऑफ सब एन की बात करें, तो देखिए यहाँ पे टर्म्स इंक्रीज हो रही है। अल्फा के बाद अल्फा+1 आ रहा है, अल्फा+1 के बाद अल्फा+2 आ रहा है, अल्फा+3 आ रहा है, और अब ऐसे करते करते हम अल्फा+n-1 तक पहुंचे। तो जो पोकेमर सिंबल है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन है किस चीज का? ये जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल फंक्शन का। ठीक है। इस और देखिए, क्योंकि सिंस यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं और फैक्टोरियल में कम हो रही हैं, तो इसे हम राइजिंग फैक्टोरियल के नाम से भी जानते हैं, राइजिंग फैक्टोरियल। ओके। अब इस अल्फा ऑफ सब एन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पोकेमर सिंबल की, और ये प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर मैं पहले सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ कि अल्फा ऑफ एन क्या हुआ। अल्फा ऑफ एन हुआ अल्फा, अल्फा+1 अल्फा+2 एंड सो ऑन, अल्फा+n-1।
अगर सिमिलरली मैं डिफाइन करूं अल्फा ऑफ एन प्लस वन को, तो एक टर्म हम आगे चले जाएंगे, अल्फा ऑफ अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, एंड सो ऑन, अल्फा प्लस एन माइनस वन, अल्फा प्लस एन। क्योंकि देखिए जब हमारे पास n था तब हम n माइनस वन तक जा रहे थे, अब हमारे पास अल्फा सब n प्लस वन है, तो हम अल्फा प्लस n तक जाएंगे। ठीक है। अब अगर इस अल्फा ऑफ n प्लस वन को अगर आप अच्छे से नोटिस करें, तो यहां से जो यहां तक अल्फा प्लस n माइनस वन की टर्म है, ये तो अल्फा सब n ही हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा ऑफ सब n इंटू अल्फा प्लस n। तो मीन्स अगर हम अल्फा एन सब एन प्लस वन की बात करें, तो हम अल्फा सब एन प्लस वन को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पहली जो एन टर्म्स हैं वो तो अल्फा सब एन को क्रिएट कर रही हैं, और लास्ट वाली टर्म्स एज इट इज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एन इंटू अल्फा प्लस एन। ठीक है। और अब एक चीज और नोटिस करिए कि यहां तो हमने अल्फा की बात करी, अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा प्लस वन ले लूं एन से, तो जब देखिए जब हम अल्फा लेके चल रहे थे, अल्फा लेके चल रहे थे, तो शुरू भी हमने अल्फा से किया था। ठीक है। अब जब हम अल्फा प्लस वन से शुरू कर रहे हैं, तो यहां से भी हम अल्फा प्लस वन से ही स्टार्ट करेंगे। तो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस थ्री, एंड सो ऑन, अल्फा प्लस एन तक जाएंगे हम। अब आप पूछेंगे कि अल्फा प्लस एन तक क्यों जाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस वन और माइनस वन होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां ये आएगा अल्फा प्लस एन। ठीक है। तो अल्फा प्लस वन को हम इस हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब इन सबको मिक्स करके अगर हम एक रिजल्ट और बनाना चाहें, तो ऐसे बना सकते हैं कि अल्फा प्लस वन सब एन डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ सब एन। तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, अल्फा प्लस एन। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा अल्फा, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, अल्फा प्लस एन माइनस वन। तो देखिए ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, यहाँ से ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा अल्फा प्लस एन डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है। तो पोकेमर सिंबल इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा सब एन इज हुआ अल्फा, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, अल्फा प्लस एन माइनस वन। अब एन, अगर हम एन लेके चल रहे हैं तो हम एन माइनस वन टर्म्स तक जाएंगे। टर्म्स तो टोटल एन होंगी, मैं याद करने के वे में बता रहा हूँ कि एन से हम एन माइनस वन तक जाएंगे, और जब हम एन प्लस वन लेके चल रहे हैं तो हम एन तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब अगर हम इन सारी की सारी फर्स्ट टर्म्स को देखें, तो ये अल्फा सब एन बनाता है, तो हमने उसको अल्फा सब एन लिख लिया, और अल्फा प्लस एन एज इट इज। जैसे हमने अल्फा ऑफ सब एन डिफाइन किया, वैसे ही हमने अल्फा प्लस वन सब एन डिफाइन किया, और वो कुछ इस तरह आता है। और अगर हम इन दोनों का रेशियो बनाए, तो रेशियो हमारे पास निकल के आता है अल्फा प्लस एन डिवाइडेड बाय अल्फा। ओके। अब अगर मैं बात करूं कि अल्फा को मैं गामा फंक्शंस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इस अल्फा सब एन को, कि अल्फा सब एन इज इक्वल टू गामा ऑफ अल्फा प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा। ठीक। देखिए मैंने पहले ही कहा कि गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और कोकैमर सिंबल, ये तीन फंक्शन ही हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को पूरा करवा सकते हैं, अदरवाइज आप हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा कोकेमर सिंबल है अल्फा ऑफ सब एन, इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी गामा फंक्शन के टाइम पे, गामा फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि गामा ऑफ एन क्या होता है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। मतलब जो टर्म गामा सिंबल के अंदर दी हुई है उसमें से एक माइनस कर देंगे और उसका फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको यहां अप्लाई करूं तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर बात करी जाए कि अल्फा ऑफ सब जीरो की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, तो देखिए पुट कर दीजिए अल्फा प्लस जीरो, क्योंकि एन की जगह जीरो रखना है हमें, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा।
यहां भी बना गामा ऑफ एल्फा, यहां भी बना गामा ऑफ एल्फा, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए और कुछ आएगा नहीं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ऑफ सब एन, अब एल्फा की जगह आप 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस एन अपॉन में गामा ऑफ 1, और हमने देखा था, देखिए गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, गामा ऑफ 1 1 था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इस पोकेमन सिंबल की, जो इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो वो वैसे ही बहुत लेंदी है, कि एल्फा ऑफ सब टू एन की वैल्यू क्या होती है। ये होती है 2 टू द पावर 2n एल्फा बाय 2 डिवाइड एल्फा बाय 2 सब n एंड एल्फा बाय 2 प्लस 1 सब n। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इसमें ये अल्फा प्लस 1/2 है पूरा, खाली अल्फा के नीचे नहीं आएगा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 टू द पावर 2n अल्फा बाय 2 ऑफ सब n अल्फा प्लस 1/2 सब n। तो इसकी ये वैल्यू होती है 2 टू द पावर अल्फा ऑफ सब 2n की वैल्यू ये होती है, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट रिकॉल कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका प्रूफ है, और प्रूफ्स में हमें घुसना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल फॉर्म में जो हम लिखते हैं, वो कुछ ऐसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म होती है पी एक्स वाई डबल डैश प्लस में क्यू एक्स वाई डैश एक्स प्लस में आर एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ ये जो पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट की। सपोज करिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डबल डैश प्लस में एक्स माइनस 1 वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारे पास एक्स, क्यू एक्स क्या है x-1, और आर एक्स क्या है, आर एक्स है हमारे पास इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कोई पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जिस पर p ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो जो एक्स नॉट होता है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम जैसे यहाँ ये पी एक्स है, ये पी एक्स किस एक्स की वैल्यू के लिए 0 होगा, जब हम x बराबर 0 लेंगे, तभी तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के और ये किसी और वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो वो सारे के सारे पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाते, ठीक है। और अगर किसी x नॉट के लिए पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो वो जो x नॉट है वो हमारा रेगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 को देखें, तो वो x इज इक्वल टू 0 हमारा रेगुलर नहीं, सॉरी एक मिस्टेक, ये x इज इक्वल एक्स 0 जो होगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। नॉट रेगुलर, एक्स सिंगुलर, ठीक है। अगर वो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट के भी दो टाइप होते हैं, कि या तो वो रेगुलर सिंगुलर होगा, ठीक है, या फिर वो इररेगुलर सिंगुलर होगा। सिंगुलर पॉइंट्स के दो ही टाइप होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, कि या तो वो रेगुलर सिंगुलर होगा, या फिर वो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा, ठीक। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा एक्स नॉट जिसके लिए पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो रेगुलर है
या वो इररेगुलर है, ये चीज हम कैसे चेक करेंगे? ये चीज चेक करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी, पी एक्स वाई डबल डैश प्लस में क्यू एक्स वाई डैश प्लस में आर एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉइंट एक्स नॉट हम मान के चल रहे हैं कि वो सिंगुलर पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि वो रेगुलर सिंगुलर है या इररेगुलर सिंगुलर। तो हम दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि लिमिट x टेंस टू x नॉट x माइनस x नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है लिमिट x टेंस टू x नॉट x माइनस x नॉट का स्क्वायर आर एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। अगर ये दोनों की दोनों लिमिट फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, कोई एक नंबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पॉइंट है ना, ये जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट रेगुलर है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट फाइनाइट नहीं हुई, चाहे ये या ये, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ फेल हो, कोई एक भी फेल होती है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा एक्स नॉट इजिकल टू सिंगुलर पॉइंट है ना, ये इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ना कि रेगुलर। समझ में आया? अब आप ये सोचेंगे कि ये वाली चीज हम कर क्यों रहे हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। अब आप उनको ये नहीं बोल सकते ना कि भाई आप हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पूछ रहे हैं तो आप हमसे सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें पूछ लेते हैं क्योंकि वो सिंपल चीजें भी हैं और आप ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर हम देखें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके चल रहा हूं विच इज एक्स वन माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन एक्स वाई डैश माइनस अल्फा बीटा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन की हुई है। तो अगर हम यहाँ पे पी एक्स देखें तो पी एक्स क्या है हमारा, एक्स और वन माइनस एक्स। क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स क्या है हमारा, गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन एक्स। और अगर मैं आर एक्स की बात करूं तो आर एक्स क्या है हमारा, माइनस का अल्फा और बीटा। अब सबसे पहले कोई पॉइंट एक्स नॉट सिंगुलर पॉइंट कब बनेगा, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट तब बनेगा जब p एट एक्स नॉट 0 हो। मतलब हम उस पॉइंट एक्स नॉट को अगर पी एक्स में पुट करें तो पी एक्स 0 हो जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे गौर से पी एक्स को देखिए कि पी एक्स क्या है, x इंटू वन माइनस एक्स। तो ये पी एक्स 0 कब हो सकता है, ये पी एक्स 0 हो सकता है कि या तो मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूं या फिर मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट्स पे ये पी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 है, ये रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन थी लिमिट एट x टेंस टू x नॉट x माइनस x नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा एक्स नॉट फर्स्ट क्या है, 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एक्स माइनस 0 इंटू क्यू एक्स क्या है हमारा, गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वन माइनस एक्स। अब यहां देखिए ये इस x से ये x कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है क्योंकि दोनों। तो हमारे पास क्या टर्म्स बची, टर्म्स बची लिमिट x टेंस टू 0 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। अब ये लिमिट ये कहना चाह रही है कि जैसे 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 x 0 के पास जाएगा, ये पूरी वैल्यू कहां जाएगी,
देखिए जैसे जैसे x जीरो के पास जाएगा तो ये x जीरो बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन माइनस जीरो क्या, वन। तो डिनोमिनेटर में क्या आया, वन। और यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये x जीरो के पास पहुंचेगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि x मल्टीप्लीकेशन में। तो हमारे पास आया गामा। और जो गामा है हमारा, वो एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि लिमिट x टेंस टू x नॉट, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर आर एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास वही x नॉट क्या है, जीरो। तो x का स्क्वायर, आर एक्स हमारे पास है माइनस का अल्फा बीटा। ठीक, हम देख लेते हैं। देखिए हाँ, आर एक्स हमारे पास है माइनस का अल्फा बीटा, और पी एक्स तो हमारे पास वही है, एक्स वन माइनस एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिंगल एक्स। और जब वो एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो की तरफ जाएगी, तो ये इक्वल टू हो गया जीरो, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो अब देखिए दोनों की दोनों कंडीशंस फाइनाइट नंबर निकल के आई हैं। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू जीरो है ना, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो सेम इसी तरीके से अब आपका टास्क ये है कि आप x इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे कि क्या वो रेगुलर है या वो इरेगुलर है। ठीक है, आपको वही दो कंडीशंस लगानी है कि लिमिट x टेंस टू वन, x माइनस वन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, कि ये क्या आएगा, और लिमिट x टेंस टू वन, x माइनस वन का स्क्वायर आर एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, ये क्या नंबर आए। अगर ये दोनों चीजें फाइनाइट आती हैं तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू वन है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर ये फाइनाइट नहीं आती हैं तो ये हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने ऐसी ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन देके ये पूछा था कि बताइए कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एसओ में तो बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा बेसिक था इससे पहले पढ़ने का। और यहाँ पे ये जिस इक्वेशन के बारे में बात करी है ना, ये हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है ना, वही हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक बेसिक था। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने किस किस चीज के बारे में बात करी। कि सबसे पहली चीज तो स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं। स्पेशल फंक्शन वो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके नॉर्मल सोल्यूशन हम डिफाइन नहीं कर सकते या फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे हाइपरज्योमेट्रिक हो गया, लीजेंड्रे हो गया, बेसल हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें तीन चीजें करनी थी। फर्स्ट गामा, सेकंड बीटा और थर्ड पोकेमर सिंबल। तो अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं तो गामा फंक्शन क्या है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब गामा को हम गामा की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि गामा ऑफ वन क्या होता है, गामा ऑफ वन वन होता है। गामा ऑफ वन बाय टू क्या होता है, रूट पाई होता है। गामा ऑफ एन क्या होता है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। ठीक है, गामा ऑफ एन प्लस वन क्या होता है, एक कम को निकाल के उसी का ही गामा कर देना, ये। इसके बाद बात आती है बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और बीटा फंक्शन को अगर हमें गामा फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना हो तो हम ऐसे ही करते हैं कि गामा ऑफ एम डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। ओके, तो ये हमारा जो हो गया वो बीटा फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। इसके बाद आती है पोकेमर सिंबल की, जो सबसे मेन चीज है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, कि अल्फा ऑफ सब एन ये पोकेमर सिंबल होता है। इसको ही हम पोकेमर सिंबल बोलते हैं। ठीक है, अल्फा ऑफ सब एन कैसे डिफाइन होता है, अल्फा फिर उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, और ऐसे करते करते हम एन माइनस वन तक जाएंगे। इसको पोकेमर सिंबल को हम राइजिंग फैक्टोरियल बोलते हैं, क्योंकि जैसे फैक्टोरियल में एक कम होता चला जाता है ना सारी चीजें, वैसे ही इसमें एक चीजें बढ़ती जाती हैं।
जैसे यहाँ तो हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है -1। तो फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है वो एक हिसाब से डिक्रीजिंग होता है, और यहाँ फैक्टोरियल की तरह ही एक एक बढ़ता जा रहा है, तो इसको हमने राइजिंग फैक्टोरियल का नाम दिया, क्योंकि ये जनरलाइजेशन है किसका, फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन का जनरलाइजेशन। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है कि अल्फा ऑफ सब एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस एन माइनस वन तक। और अल्फा ऑफ एन प्लस वन को क्या लिखेंगे, अब जब हमारे पास एन दे रखा था नीचे तो हम एन माइनस वन तक जा रहे थे, अब एन प्लस वन दे रखा है तो हम एक कम तक जाएंगे, एन तक जाएंगे, कि अल्फा, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस थ्री, एंड सो ऑन, अल्फा प्लस एन माइनस वन एंड अल्फा प्लस एन। अब ये स्टार्टिंग की जो एन टर्म्स हैं, ये तो अल्फा सब एन ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा सब एन इन टू में अल्फा प्लस एन। सिमिलरली अगर हम अल्फा ऑफ एन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस वन सब एन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि अब हम शुरू करेंगे अल्फा प्लस वन से। देखिए जब अल्फा था तब हम अल्फा से शुरू कर रहे थे, अब अल्फा प्लस वन है तो अब हम अल्फा प्लस वन से ही शुरू करेंगे। अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस थ्री एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। अब यहाँ हमने देखिए क्या किया, अल्फा प्लस वन प्लस एन माइनस वन, हमें ऐसे ही जाना था क्योंकि एन दे रखा है तो हम एन माइनस वन तक जाएंगे, एन माइनस वन तक गए, तो यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, इसलिए लास्ट टर्म अल्फा प्लस एन बचती है। ठीक है, ये हमने इन दोनों का एक रेशियो फॉर्म ले लिया है, अल्फा प्लस वन ऑफ सब एन, अल्फा ऑफ सब एन को। ठीक है, इसके बाद अगर हमने देखा कि अगर हम अल्फा सब एन को गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कि अल्फा प्लस एन का गामा डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अल्फा। और गामा की हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि एक कम निकाल के फैक्टोरियल कर देते हैं, कि क्या होता है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी होगा अल्फा प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन का फैक्टोरियल। अब अगर हम एन की जगह जीरो रख दें तो गामा ऑफ एल्फा बना वन, और अगर हम अल्फा की जगह वन रख दें तो ये बना गामा ऑफ वन प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वन, जो कि बना इन फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी इस प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट रिकॉल कर लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, कि अगर किसी पॉइंट एक्स नॉट को पी एक्स में अगर हम पुट करें और वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वो पॉइंट होता है ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर किसी पॉइंट एक्स नॉट को रखने पे पी एक्स जीरो हो रहा है तो वो पॉइंट होता है सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट भी दो टाइप के होते हैं, इधर रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर होने के लिए इसकी दो शर्तें हैं। अब अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक शर्त फेल कर जाए तो ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। उसके बाद हमने ये एक एग्जांपल देखा, और ये एग्जांपल को भी आप खुद भी करके देखिएगा, क्योंकि ये हमारी गॉस हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी का सॉल्यूशन जो बनता है वो ही हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे मेन चीज यही है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पेन और पेपर इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में बैठेंगी, और उतना ही आप अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे। हालांकि ये मैथमेटिक्स है, बट यहाँ पे आपको याद करके ही काम चलाना पड़ेगा, और स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट उन्हें तो काम ही याद करके चलाना पड़ेगा। हालांकि आप चीजें समझिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर एग्जाम पर्पस आपको समझने से ज्यादा याद करना पड़ेगा। ये इस एग्जाम की डिमांड है एक हिसाब से, ये मान लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।